हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं हमारे मनी एंड बैंकिंग वाले यूनिट से। बच्चों, इस यूनिट के अंदर आपके केवल दो चैप्टर हैं, एक मनी वाला, एक बैंकिंग वाला। अगर आप इसको एनसीईआरटी में देखते हो तो दो चैप्टर है। अगर आप इसको किसी एनसीईआरटी या फिर रेफरेंस बुक में देखते हो तो वो एक ही चैप्टर है जिसको हम बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग। ठीक है बच्चों, बहुत छोटा सा चैप्टर है। जनरली दो तीन क्वेश्चंस आपसे या तो छोटे छोटे पूछ लेगा या तो एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इस चैप्टर के अंदर से। तो बच्चों, हम इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हमारा मेन गोल है कि हम रिवाइज करें, पूरे चैप्टर को देखें, क्वेश्चन कैसे बन रहा है उसको हम देखें। ठीक है, ट्रिक को जाने, मेथोडोलॉजी को जाने। अगर आप मेथड समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, कोई सा भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ जाए, आप 100% उसको अटेम्प्ट कर लोगे। बच्चों, जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं, मैं ये नहीं बोलता कि वो 100% आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, लेकिन ये आपको कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग करेंगे एंड आपको हेल्प करेंगे कि आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सको। एंड कुछ बच्चे पूछते हैं कि लॉन्ग आंसर्स हमसे नहीं बन रहे हैं, लॉन्ग आंसर्स का फॉर्मेट हमको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे हमको करना होता है, हमारी अप्रोच क्या होने वाली है। तो बच्चों, जल्दी से बिना किसी देरी के हम स्क्रीन पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो जल्दी से हम देख लेते हैं आपके 10 क्वेश्चंस जो आपके कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज करेंगे एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जल्दी से देख लेते हैं। इमेजिन एन इकोनॉमी वेयर अ वीवर वांट्स टू ट्रेड क्लोथ्स फॉर शूज एंड अ शू मेकर वांट्स टू ट्रेड शूज फॉर व्हीट। देखो बच्चों, यहाँ पे बार्टर सिस्टम की बात करी गई है। इन अ बार्टर सिस्टम व्हाई वुड ट्रेड फेल टू अकर डिस्पाइट अ सरप्लस ऑफ गुड। बच्चों देखो, यहाँ पे जो वीवर है वो क्या कर रहा है, वो शूज परचेज करना चाहता है, लेकिन किसके बदले? क्लोथ्स के बदले। लेकिन एक शू मेकर है, वो वीट खरीदना चाहता है, लेकिन किसके बदले? शू के बदले। अब यहाँ पे क्या है, क्या दिक्कत है? यहाँ पे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है। ठीक है, यहाँ पे ये क्लोथ्स को देने को तैयार है एंड शूज को वो परचेज करना चाहता है। तो वो सेल क्या करने को तैयार है? वो क्लोथ्स को देने को तैयार है, लेकिन जो शू मेकर है वो शूज नहीं चाहता है। ठीक है, वो क्लोथ्स नहीं चाहता है, वो चाहता है वीट। मुझे चाहिए वीट, तो ये तो देगा वीट और ये दे रहा है क्लोथ्स। तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे वांट्स ही मिल रही नहीं है, यानी कि कोइंसिडेंस नहीं हो रहा वांट्स का। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है? कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की यहाँ पे दिक्कत है। एंड कैसे मनी इसको एलिमिनेट करती है? थ्रू मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बच्चों, मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि जो मनी है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी कि शू मेकर को भी मनी चाहिए, शू मेकर को भी मनी चाहिए एंड जो वीवर है उसको भी मनी चाहिए। ठीक है, तो जब शू मेकर अपने शूज़ को सेल करेगा तो उसके बदले उसको मनी मिलेगी और उस मनी से वो वीट खरीद सकता है। ठीक है बच्चों, एंड वीवर भी जब वो क्लोथ्स को सेल करेगा तो उसके बदले उसको मनी मिलेगी एंड उस मनी से वो क्या खरीद सकता है? शूज़ खरीद सकता है। यानी कि जो मनी है वो हर ट्रांजैक्शन के देखो बीच में आ रही है। देखो, आपको याद होना चाहिए, जो मनी है वो हर ट्रांजैक्शन के बीच में आ रही है। तो यानी क्या है? ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जल्दी से हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। बच्चों, मैं होप करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फुल तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है। एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड एक्सक्लूडिंग इंटर बैंक डिपॉजिट्स एंड मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट आरबीआई फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। बच्चों, जब हम मनी सप्लाई यानी कि M1 हमने देखा था तो उसके कंपोनेंट में हमने देखा था CC प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई। ठीक है, यानी कि यहाँ पर वो मनी की बात करी जा रही है जो लोगों के पास है ना, हमारे पास है एंड हम उसको स्पेंड कर सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ पे प्रोड्यूसर एंड सप्लायर की मनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम उस मनी की बात कर रहे हैं जो लोगों के पास है, यानी कि इट इज़ द स्टॉक कॉन्सेप्ट विच इज़ हेल्ड बाय अ पब्लिक एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है ना, तो उसको हम बोलते हैं मनी सप्लाई M1। इसके अंदर इंटर बैंक डिपॉजिट्स नहीं आता है, क्योंकि एक बैंक ने दूसरे बैंक को डिपॉजिट करा, यानी कि सप्लायर्स ही आपस में
डिपॉजिट एंड विड्रॉल कर रहे हैं तो वो M1 का कंपोनेंट नहीं है, वो लिक्विड मनी नहीं है, ठीक है, M1 का कंपोनेंट नहीं है, इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। वाई इज द मनी सप्लाई कंसिडर स्टॉक कॉन्सेप्ट डिस्पाइट मनी बीन इन कॉन्स्टेंट सर्कुलेशन। बच्चों, मनी का जो सर्कुलेशन है, लेकिन जो मनी सप्लाई है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हम इसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। वो जाके इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर आ रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मनी सप्लाई है एक इकोनॉमी का वो तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है ना। एक टंकी के अंदर पानी को इधर से उठा के इधर डाल दो, इधर से उठा के इधर डाल दो, तो उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो है तो एक उस बॉक्स के अंदर ही, ठीक है बच्चों। तो मैं होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। द टोटल अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड इन एन इकोनॉमी इज लिमिटेड बाय द इनिशियल डिपॉजिट्स। ठीक है, बहुत सही बात है। एंड द लीगल रिजर्व रेशो, बिल्कुल। इफ द RBI wants to increase the money creating power of commercial bank by 2.5 times, यानी कि यहाँ पे जो RBI है, RBI वो 2.5 टाइम्स क्या करना चाहती है, मनी क्रिएटिंग पावर को इंक्रीज करना चाहती है, यानी कि मनी मल्टीप्लायर को वो 2.5 टाइम्स इंक्रीज करना चाहती है। व्हाट स्पेसिफिक एडजस्टमेंट शुड इट मेक टू एन एग्जिस्टिंग 20% LRR। अब बच्चों, अगर 20% LRR है यानी कि 1/20 हमने कर दिया, यानी कि करंट जो मनी मल्टीप्लायर है वो है 5। अब RBI उसको 2.5 टाइम्स इंक्रीज करना चाहती है, यानी कि 12.5 टाइम्स उसको इंक्रीज करना चाहती है। अब 12.5 टाइम्स इंक्रीज करना चाहती है, यानी कि कितना परसेंटेज इसका हुआ, कैलकुलेट कर सकते हो। इसका परसेंटेज हुआ 1/12.5, तो बच्चों नियरली आपका हो जाता है 8%, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके ज़रूर देखना, ठीक है। अगर आप 1 को डिवाइड करेंगे 12.5 से तो आपका जो आंसर आएगा वो 0.08 आएगा, जिसको आप 100 से मल्टीप्लाई करके 8% आपका आंसर आ जाएगा। कंसेप्चुअल रिलेशनशिप आपको ये लगाना है कि जब RBI मनी मल्टीप्लायर को 2.5 इंक्रीज करना चाहती है तो उसको LRR को 12% से क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। इसका ये इम्प्लीकेशन है, ठीक है बच्चों। और देखो, समझ में आना चाहिए क्वेश्चन, है ना। जो भी आपके मन में आता है आप उसको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं, फ्रीली आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज है वो टू ईजी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी व्हाट्सअप स्टाइल नहीं होनी चाहिए जिससे एग्जामिनर को ऐसा लगे कि आप बहुत ही, एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आप अपनी लैंग्वेज के ऊपर बहुत ही कैजुअल हो, ठीक है। थोड़ा वर्क अपनी लैंग्वेज पर भी ज़रूर करो। ये बढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल डायरेक्ट पढ़ना चाहते हो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इन सारे स्टडी मटेरियल्स को आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इस स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको इकोनॉमिक्स के, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स चाहिए, PYQs चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब हम जल्दी से बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस के अंदर। 4th है, डिस्टिंग्विश बिटवीन CRR एंड SLR। बच्चों, जब हम क्लास में पढ़ रहे थे तब हमने CRR को बोला था जो पैसा हम अपनी जेब के अंदर रखते हैं, ठीक है ना, हमारा जो सेविंग्स होती है उसको हम बोलते हैं CRR। एंड कुछ पैसा ऐसा होता है कि जो हम हमारी मम्मी के पास भी रख देते हैं, मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी आप रखो, तो उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। बच्चों, इसके अंदर है ना, CRR के अंदर जो भी पब्लिक ने बैंक के अंदर डिपॉजिट किया है उसका कुछ फिक्स परसेंटेज बैंक अपने पास रखता है, एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो में कुछ परसेंटेज उसको RBI के पास पार्क करना होता है, ठीक है बच्चों। तो यही इसका मेन डिस्टिंग्विशन है एंड मेन इसका डिफरेंस है। इफ द बैंक मेंटेन्स 100% ऑफ हिज डिपॉजिट्स एज रिजर्व, यानी कि पब्लिक ने डिपॉजिट कराया 100 रुपीज़ एंड उसने अपने रिजर्व्स में डिपॉजिट करा दिया 100 रुपीज़, यानी कि कोई भी लोन्स नहीं है, कोई भी लेंडिंग एक्टिविटीज़ नहीं है, कोई भी क्रेडिट नहीं है, तो मनी मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा, मनी मल्टीप्लायर यहाँ पे आपका हो जाएगा 1, ठीक है।
कोई भी क्रेडिट क्रिएशन नहीं होगा, कोई भी लोन्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। जो इकोनॉमी होगी वो बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इकोनॉमी क्या हो जाएगी, इकोनॉमी पूरी तरीके से आपकी स्टेगनेंट हो जाएगी। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। वाइल द RBI एक्ट्स एज बैंकर्स बैंक डेली। हाँ बच्चों देखो, जो RBI है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बैंक है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी परचेज करेगी, कुछ भी सेल करेगी ना, तो वो थ्रू RBI करेगी। अब आपको पता है कि जो सेल एंड परचेज है वो रेगुलर एक्टिविटी है, रिकरिंग एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ पे लिख रखा है डेली। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, डेली लिख रखा है। ठीक है, इट एक्ट्स एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट ओनली ड्यूरिंग अ क्राइसिस। बच्चों जो सेल एंड परचेज की एक्टिविटी होती है वो तो रेगुलर बेसिस पे हम करते हैं, लेकिन कभी दुख के समय, दुख का समय तो थोड़ा ही आता है। ठीक है बच्चों, लेकिन सेल परचेज तो हम रोजाना करते हैं। ठीक है, तो जो RBI है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट तब बनता है जब बैंक्स के पास कुछ क्राइसिस हो जाती है। अब बैंक हमेशा से तो क्राइसिस में नहीं रहेंगे, कभी कभारी तो कुछ क्राइसिस होगी, कभी कभारी तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सिचुएशंस हो गई हैं, तो तब जो RBI है वो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एक्ट करता है। लेकिन ऐसे तो वो गवर्नमेंट का बैंकर्स बैंक है, वो डेली उस फंक्शन को परफॉर्म करता है। Explain the difference between these two roles using a hypothetical scenario where a commercial bank faces a sudden bank run। तो इसके अंदर आप कोई भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल सकते हो कि कंट्री में एकदम से इकोनॉमिक स्टेगनेंट हो गई। ठीक है ना, कोई सेलिंग परचेजिंग एक्टिविटी नहीं हो रही है। ठीक है, तो बैंक्स कहाँ रन करेंगे, बैंक्स RBI के पास जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वही है लेंडर टू द लास्ट रिजॉर्ट। ठीक है, या फिर बैंक के उस पर्टिकुलर एरिया में लेंडिंग एक्टिविटीज़ कम हो गई है तो बैंक कहाँ जाएगा, RBI को जाएगा। ठीक है, एंड आप बैंकर्स बैंक के भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे सकते हो कि अगर गवर्नमेंट को कुछ सेल एंड परचेज करना है, कुछ नए एयरपोर्ट्स खरीदने हैं, ठीक है ना, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना है, पर भी कुछ भी इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटीज़ करनी है, तो वो कहाँ से करेगा, वो सेंट्रल बैंक से ही अपना पैसा निकालेगा एंड फिर वहाँ एक्टिविटीज़ में डालेगा। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। कंपेयर रेपो रेट एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन OMO, which tools affects the cost of borrowing for commercial bank and which tool directly affects the total volume of reserves अवेलेबल फॉर लैंडिंग। बच्चों ये थोड़ा आपके लिए ट्रिकी होने वाला है, कुछ समय हम इस क्वेश्चन के ऊपर लगाते हैं। बच्चों देखो, जो रेपो रेट है ना, रेपो रेट क्या है, वो क्या है, रेट। वो जब आप बैंक से लोन लेते हो तब आप बैंक को वो प्रिंसिपल अमाउंट भी देते हो और वो लोन का इंटरेस्ट भी देते हो। ठीक है, तो आपकी जो कॉस्ट है, आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, उसका मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, उसका मतलब है यहाँ पे इंटरेस्ट, कि जब आप बैंक से पैसा लेते हो तो जो इंटरेस्ट आप बैंक को वापस देते हो वो है आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। अगर आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है इसका मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा है। ठीक है, तो जो रेपो रेट है वो कहाँ पे है, रेपो रेट है उसका जो रिलेशन है वो किससे है, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग से है। ठीक है, एंड विच टूल डायरेक्टली अफेक्ट्स द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिजर्व्स। अब बच्चों टोटल वॉल्यूम्स ऑफ रिजर्व का जो रिलेशन है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से कैसे है, जल्दी से हम देखते हैं। RBI है, जब RBI अपना सेल एंड परचेज करती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को, गवर्नमेंट के एसेट्स को, ठीक है, एसेट्स को सेल एंड परचेज करती है, इन्वेस्टमेंट्स को, सिक्योरिटीज़ को आप बोल लो, बॉन्ड्स को बोल लो। ठीक है, तो वो क्या करती है, इसमें तो पैसे को रिलीज़ करती है एंड इसमें पैसे को रिस्ट्रिक्ट करती है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे जो मनी है ना, मनी वो ही रिलीज करी जा रही है एंड जो यहाँ पे मनी है वो रिस्ट्रिक्ट करी जा रही है। यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम पर फर्क पड़ रहा है ना, पैसे का वॉल्यूम, यानी कि पैसा कितना है। पहले 100 रुपये मनी मार्केट के अंदर था, लेकिन अब क्या कर दिया, अब RBI ने सेल कर ली सिक्योरिटी, तो 20 रुपये में हमने परचेज कर ली, हमने 20 रुपये RBI को दे दिया, यानी कि हमारे पास मनी ही 80 रुपीज़ रह गई, यानी कि वॉल्यूम ऑफ मनी ही कम हो गया। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स का तो कोई मतलब नहीं है, RBI ने तो हमसे कुछ बोरो नहीं किया है, लेकिन जो वॉल्यूम है हमारे मनी का वो ही कम हो गया है। ठीक है ना, तो आप ऐसे करके इस पूरे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड
कर सकते हैं एंड इसको अपनी लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। अगर बच्चों मैं आपको बनी बनाई लैंग्वेज लिख के यहाँ पे दे दूंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं होगी एंड आप, है ना, सिर्फ आपको ये भरोसा रहेगा कि ये वीडियो आ जाएगी एंड वीडियो से हम आंसर देख लेंगे एंड एग्जाम में लिख लेंगे, जो कि गलत अप्रोच होने वाली है। ड्यूरिंग अ हाउसिंग बबल द आरबीआई नोटिसेस दैट banks are lending excessively to the real estate sector. Why would the RBI prefer changing the margin requirement over increasing the bank rate in this specific situation? बच्चों देखो, जब RBI, यहाँ पे क्या लिख रखा है, RBI ने नोटिस किया कि जो बैंक हैं वो बहुत ज़्यादा लेंड कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर्स को, ठीक है। वाई वुड दी RBI प्रेफर चेंजिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट? जो भी हम मार्जिन रिक्वायरमेंट हम चेंज करते हैं ना बच्चों, मार्जिन रिक्वायरमेंट होती ही उन लोन्स के लिए है जो आपके क्या होते हैं, रियल एस्टेट के लोन्स होते हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट होती ही उस टाइप के लोन्स के लिए, ठीक है। तो हम इस केस के अंदर, जब हम रियल एस्टेट के केस में देखते हैं, इस केस के अंदर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यानी कि आपकी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की, लेकिन मैं आपको पैसा दूंगा भाई साहब 60 लाख रुपए पैसा दूंगा, ठीक है भाई। 60 लाख रुपए क्यों दूंगा भाई? कि भाई कल को मान लो आप नहीं चुका पाए, ठीक है, तो 40 लाख रुपए मेरे पास एक्स्ट्रा तो होने चाहिए ना। इतनी मैं भागा दौड़ी करूंगा, इतना आपको पैसा दिया है, उसका इंटरेस्ट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कहाँ चलता है? रियल एस्टेट के सेक्टर में चलता है। लेकिन आरबीआई ने नोटिस किया और आरबीआई ने प्रिफर किया, ठीक है ना, कि आप मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज कर दो लेकिन बैंक रेट को चेंज मत करो। अब ऐसा आरबीआई ने क्यों बोला? कि आप बैंक रेट को चेंज मत करो? क्यों? क्योंकि अगर बैंक रेट को ऊपर या नीचे कर दोगे तो वो सारे सेक्टर्स पर उसका फर्क जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर सारे सेक्टर्स पे फर्क जाएगा तो उसमें एग्रीकल्चर भी है, उसमें हमारे फाइनेंस भी है, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, जो भी हमारे अलग अलग टाइप्स के सेक्टर्स हैं, ठीक है, उन पर भी फर्क जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि उन सेक्टर्स पे फर्क जाए, ठीक है। आईटी सेक्टर्स पे, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स, हमारे और भी जो अलग अलग सेक्टर्स है उस पर इफेक्ट ना जाए, इसलिए हम क्या करेंगे, हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे लिए ईजी वे हो जाएगा। तो बच्चों मैं होप करता हूँ कि आपको इस एग्जाम्पल से एंड इस एक्सप्लेनेशन से बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द RBI is the soul of bank of issue in India, yet it does not issue the 1 rupee note। बच्चों 1 रुपी जो नोट है या फिर 1 रुपी कॉइन है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करती है। इस बात को आप ध्यान रखना। आइडेंटिफाई द अथॉरिटी दैट इशूज इट, मैंने बता दिया। डज द 1 रुपी नोट फंक्शन डिफरेंटली इन इकोनॉमी कंपेयर टू 500 नोट इन टर्म्स ऑफ लीगल टेंडर? बच्चों जो 1 रुपी के नोट होते हैं वो लिमिटेड लीगल टेंडर होते हैं। आप कभी भी 50 लाख की प्रॉपर्टी आप 1 रुपी कॉइन से नहीं खरीद सकते। बच्चों कमेंट करके बताना कि कितनी वैल्यू तक आप 1 रुपीज़ दे सकते हैं, कितनी वैल्यू तक 1 रुपीज़ एक्सेप्टेड है, एंड उस वैल्यू के अगर आप ऊपर चल जाते हो तो 1 रुपी एक्सेप्टेबल नहीं है, वो फिर लीगल टेंडर नहीं है। बच्चों कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स को। बच्चों 9th है, ऑल हाई पावर्ड मनी इज़ नॉट मनी सप्लाई एंड ऑल मनी सप्लाई इज़ नॉट हाई पावर्ड मनी। बिल्कुल सही बात है। डिफेंड द स्टेटमेंट बाय आइडेंटिफाइंग द ओवरलैपिंग एंड यूनिक कंपोनेंट ऑफ बोथ कॉन्सेप्ट H and M। बच्चों इसके लिए हमको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा एंड हाई पावर्ड मनी की बात करनी पड़ेगी। हाई पावर्ड मनी में कैश जो हमारे पास है एंड जो बैंक्स के रिजर्व्स हैं, बैंक्स के रिजर्व्स यानी कि आपके CRR एंड आपके SLR, ठीक है। एंड जो हमारा मनी सप्लाई है M1, उसमें आ जाता है CC प्लस हमारे पास डिमांड डिपॉजिट्स एंड प्लस हमारे पास हो जाता है अदर डिपॉजिट्स। अब बच्चों हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि पता लगाना इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। CC है, यहाँ पे रिजर्व्स हम नहीं लेते हैं, है ना। मनी सप्लाई में हम रिजर्व्स नहीं लेते हैं, पावर्ड मनी में हम डिमांड डिपॉजिट्स नहीं लेते हैं, ठीक है, एंड अदर डिपॉजिट्स भी नहीं लेते हैं, ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है वो CRR SLR का है, ठीक है। बच्चों मैंने आपको बताया कि जो हाई पावर्ड मनी है वो एज अ बेस मनी है, ठीक है, वो एज अ बेस मनी है आपके लिए। यहाँ पे जो मान लो बेस है ना, ये क्या है, आपका हाई पावर्ड मनी है, एंड उसके ऊपर जो भी बिल्डिंग बनी हुई है वो आपके मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है, M1 M2, है ना, सारी चीज़ें, ठीक है। तो अगर फाउंडेशन ही हट जाएगी, अगर फाउंडेशन में से ही मैंने कुछ पार्ट हटा लिया, तो बच्चों
फाउंडेशन में से ही अगर पार्ट हट गया ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कंट्री है, कंट्री में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। क्यों, क्योंकि मैंने फाउंडेशन को ही हिला दिया है। ठीक है, जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। लिख रखा है व्हेन आरबीआई इंक्रीजेस द रिवर्स रेपो रेट इट इफेक्टिवली लॉक्स द मनी ऑफ कमर्शियल बैंक्स। Explain the opportunity cost involved here and why a commercial bank would choose to park its funds with RBI instead of lending it to general public at a higher interest rate। बच्चों क्या होता है कि जब RBI रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सेफ्टी बढ़ जाती है कमर्शियल बैंक्स की। कमर्शियल बैंक सोचते हैं कि हम क्यों लोगों को लेंड करें, हम तो आरबीआई के पास अपना पैसा रखवा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको अच्छा इंटरेस्ट वहाँ से मिल रहा है। लेकिन इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है। आरबीआई इनको मान लो देगा 5% इंटरेस्ट, लेकिन जब आप लोगों को दोगे तो आप लोगों से 12% तक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, यानी कि इसको आपको अपनाना चाहिए था, लेकिन आप क्या अपना रहे हो, ये अपना रहे हो। तो जो 7% की कॉस्ट है वो आपकी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। कमर्शियल बैंक क्यों चूज करेगा, सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए, कोई अनसर्टिनिटी नहीं होगी। ठीक है, कोई लोन पेमेंट डिफॉल्ट नहीं होगा, कोई भी डिफॉल्ट सिस्टम नहीं होगा। ठीक है ना, कोई भी डिफॉल्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी ने पैसा ले लिया और वो वापस रिटर्न नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा फायदा है। ठीक है बच्चों, तो मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अंदर बच्चों हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि न्यूमेरिकल्स हम एक साथ एक वीडियो के अंदर सब चैप्टर्स के न्यूमेरिकल कर लेंगे, या फिर हम वीडियो वाइज न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों मैं होप करता हूं कि ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। इनसे आप पूरे चैप्टर को आपने रिवाइज कर लिया है। एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसके अंदर हम एडीएस चैप्टर के एमसीक्यूज कर रहे होंगे या फिर क्वेश्चंस कर रहे होंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू बच्चों।